हे गाइस, हम चिराग और आज हम बात करेंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बारे में। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इज टर्म्ड बाय Peake in 1956 and there are about 1 million cases of thoracic outlet syndrome in India per year. ठीक है, तो बिफोर वी गो टू फर्दर ब्रीफ डिटेल अबाउट व्हाट इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वी शुड फर्स्ट नो कि थोरेसिक आउटलेट क्या होता है। तो थोरेसिक आउटलेट इज द स्पेस बिटवीन योर क्लेविकल एंड योर फर्स्ट रिब। इन दोनों के बीच का जो आपको गैप दिख रहा है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट। ठीक है, तो थोरेसिक आउटलेट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है। तो कंटेंट कौन कौन से आ रहे हैं, कंटेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ ब्लड वेसल्स की, अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं वेसल्स, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन, है ना, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन। और अगर मैं नर्व की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कौन आ रहा है, नर्व के टाइम पे फुल ब्रेकियल प्लेक्सस आ रही है। और अगर मैं बात करता हूँ मसल, तो मसल कौन कौन सी लाई कर रही है स्पेस में, मसल कौन कौन सी लाई कर रही है स्पेस में, स्केलेनी एंटीरियर, स्केलेनी मिडल एंड सबक्लेवियस। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को हम कब बोलेंगे, व्हेन देयर इज द कंप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द थोरेसिक आउटलेट। ठीक है, तो थोरेसिक आउटलेट में से जब किसी इन न्यूरोमस्कुलर बंडल्स का अगर कंप्रेशन हो जाएगा, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, तो देयर आर मेनी पाथवे जहां पे देयर आर मेनी कंप्रेसिव एरियाज जहां पर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कोज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं से चल रहा हूं, अगर मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल जाने में मेरे पास कौन कौन से रीडर आ सकते हैं, मेरे पास रीडर आ सकता है फॉर एग्जांपल कि मैं चल रहा हूं और ट्रैफिक आ गया तो मुझे वहां रुकना पड़ेगा। अगर गड्ढे वाली सड़क आ गई तो उस टाइम भी मुझे रुकना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी पाथवे जो कि मुझे रोक रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये भी वही वाली बात है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में देयर आर मेनी पाथवेज जो कि कंप्रेशन ऑफ नर्व और ब्लड वेसल्स या फिर होल न्यूरोमस्कुलर बंडल का कंप्रेशन करवा सकते हैं। तो उसको वो कौन कौन से पाथवेज हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो अब हम कर रहे हैं पाथवे की बात, कंप्रेसिव साइट्स की बात, कि कहां कहां पर कंप्रेशन हो सकता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इंटरस्केलेनी ट्रायंगल की, इंटरस्केलिन ट्रायंगल की। इंटरस्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इंटरस्केलिन ट्रायंगल इज द ट्रायंगल बिटवीन एंटीरियर स्केलेनी, मिडल स्केलेनी एंड योर फर्स्ट रिब। ठीक है, इन तीनों के बीच में आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा है, ये एंड ये दिख रहा है। तो इसमें से कौन कौन से, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या कोज कर सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास कंटेंट कौन कौन से, मैं आपको अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। कंटेंट कौन कौन से मेरे पास, सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अब मेरे पास ये दो चीजें हैं, सबक्लेवियन आर्टरी भी है मेरे पास, ब्रेकियल प्लेक्सस भी है। ठीक है, अब बिफोर वी गो टू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट इंटरस्केलेनी ट्रायंगल कैसे कोज कर सकता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंटरस्केलेनी स्पेस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोजिंग थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एंड इट इज नंबर 1 साइट ऑफ कोजिंग ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेशन। ठीक है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरस्केलेन ट्रायंगल, तो मेरे पास क्या एब्नॉर्मलिटी हो सकती है इंटरस्केलेन ट्रायंगल में जो कि कोज कर सकती है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को। तो देयर आर 2 एब्नॉर्मलिटी व्हिच कैन कोज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज द, अगर मेरे पास कोई बोनी एब्नॉर्मलिटी होती है, ठीक है, अगर कोई बोनी एब्नॉर्मलिटी है तब, या फिर कोई मस्कुलर एब्नॉर्मलिटी है तब, ये दोनों चीजें जो हैं वो कोज कर सकती है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को, या फिर वो कंप्रेशन कर सकती है थोरेसिक सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस का। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट बोनी एब्नॉर्मलिटी एंड मस्कुलर एब्नॉर्मलिटी, तो बोनी एब्नॉर्मलिटी को मैं
ऑसियस एब्नॉर्मैलिटी लिख सकता हूँ, बोनी एब्नॉर्मैलिटी को ऑसियस एब्नॉर्मैलिटी, क्योंकि साइंटिफिक टर्म यूज होता है। वैसे आप बोनी एब्नॉर्मैलिटी भी लिखोगे या फिर समझ रहे हो तो दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट इज बोनी एब्नॉर्मैलिटी, सेकंड इज मस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी, और मैं लिख रहा हूँ फाइब्रोमस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी, फाइब्रोमस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी। अब मैंने फाइब्रो क्यों लगाया ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बोनी एब्नॉर्मैलिटी, तो इट इज स्टेटेड दैट there can be or there is an abnormality or error in HOXG, ठीक है। there is an abnormality or error in HOXG. HOX is gene is the related gene, is the group of gene which encoded and specify the characteristic of a structure. For example, if I am doing opponents, और मेरा थंब जो है इतना ही रहना चाहिए, मेरा थंब इतना नहीं होना चाहिए, ना थोड़ा कम होना चाहिए, बिल्कुल एक स्पेसिफिक लेंथ तक होना चाहिए। हर एक चीज जो होता है होमोबॉक्स जीन जो होता है वो स्टेट करता है, वो उसका वर्क होता है। सो देयर शुड बी अ करेक्ट स्ट्रक्चर एट द करेक्ट प्लेस। तो ये कौन डिसाइड करता है या फिर ये कौन एनकोड करता है, वो करता है होमोबॉक्स जीन, होमोबॉक्स जीन। और यही इस चीज का ही एरर होता है एट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, है ना। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में देयर कैन बी एडिशनल सर्वाइकल रिब, एडिशनल सर्वाइकल रिब। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज C7 वर्टिब्रा, ठीक है, ये भी ट्रांसफर प्रोसेस, ये भी स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो होमोबॉक्स जीन क्या करता है, होमोबॉक्स जीन की एरर के होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो सर्वाइकल रिब की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज सर्वाइकल रिब इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा एंड इट इज प्रेजेंट इन 140 पीपल, ठीक है। तो यहां से ओरिजिनेट हुआ C7 rib, cervical rib, and it inserts onto the just near at first rib, जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसके जस्ट 2 mm साइड में, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी एब्नॉर्मैलिटी ऑफ द फर्स्ट रिब, जब फर्स्ट रिब एलिवेट हो जाएगा तो उस टाइम पर देयर विल बी कंप्रेशन और नॉट। कंप्रेशन होगा किस का होगा, जो हमने कंटेंट लिखे थे, सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, उनका होगा। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि बोनी एब्नॉर्मैलिटी में एक मेन चीज है एडिशनल सर्वाइकल रिब और एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। So when I talk about fibromuscular abnormality, तो उस टाइम पर हमें कंजेनाइटल स्केलीन एब्नॉर्मैलिटी के हिसाब से हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलीन मसल की कंजेनाइटली एब्नॉर्मैलिटी, अब वो कैसे हो सकती है, में एक जेस्टेशन पीरियड जब एम्ब्रियो होता है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उस टाइम पर देयर इज ए होल और कॉमन स्केलीन मास डेवलपमेंट। मतलब स्केलीन जो होती है पूरी होती है, मतलब देयर इज नो स्केलीन एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर, स्केलीन इज डेवलप्ड एज अ होल मसल ग्रुप, ठीक है। तो लेटर इन द स्टेजेस में क्या होता है, एक मेन चीज होती है कि इट इज डिवाइडेड इनटू मसल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल स्केलीन एंटीरियर, स्केलीन मिडल, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, इट इज ट्रांसवर्स्ड बाय न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो व्हेन द 8th gestation पीरियड, जब एम्ब्रियो जस्ट ओनली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फिर उसकी लेंथ होती है, तो उस टाइम पर स्केलीन इज डेवलप्ड एज अ होल मसल ग्रुप, ठीक है। लेटर इट इज ट्रांसवर्स्ड बाय द न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, जो भी होते हैं स्केलीन, जो सबक्लेवियन वेन हो गया, सबक्लेवियन आर्टरी हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई सेगमेंटल डिफेक्ट आ जाता है, जो यहाँ से जो मसल आ रही होती है, अब यहाँ पर कुछ फाइबर्स चले जाते हैं स्केलीन मिडल बनने के लिए, कुछ फाइबर्स चले जाते हैं स्केलीन एंटीरियर बनने के लिए। जो यहाँ पर मसल ग्रुप होता है
जो कि बाय न्यूरोमस्कुलर बंडल्स पियर्स हो जाता है, तो उस टाइम पर ये एक अलग सुपरन्यूमेरी फाइबर्स की डेवलपमेंट करते हैं, जो कि एक फुल मस्कुलर मास बनाता है। अब मस्कुलर मास बनाएगा तो उस मसल मास को हम बोलते हैं स्केलिनी मिनिमस। स्केलिनी मिनिमस जो होती है ओनली 7 to 40% ऑफ पीपल में ही मिलती है, और यही रीजन होता है कि जो स्केलिनी मिनिमस जिन पीपल में स्केलिनी मिनिमस मिलती है, दे आर वेरी मच प्रोन टू थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर जिसको नहीं आया वो भी उनको भी आ जाएगा कि some fibers deviate into scalene anterior, some fibers deviate into scalene middle, and the पीछे जो होते हैं वो scalene posterior के होते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि as an any segmental defect, वहाँ पर क्या होता है कि जो फाइबर्स बीच में रह जाते हैं वो एक अलग अपनी मस्कुलर डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तभी हमने सुपरन्यूमेररी बोला। सुपरन्यूमेररी मतलब होता है कि एडिशनल मसल फाइबर्स या फिर एडिशनल कुछ होना। फॉर एग्जांपल किसी के 2 थंब होते हैं तो उसको हम बोलेंगे सुपरन्यूमेररी थंब। ठीक है, तो ये चीज ये होती है कि सेगमेंटल डिफेक्ट के कारण एक और मस्कुलर मास का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एक मसल का नाम दे देते हैं आगे स्केलिनी मिनिमस। तभी उसका ओरिजिन जब हम देखेंगे बिटवीन द स्केलिनी एंटीरियर एंड स्केलिनी मिडल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यही एब्नॉर्मेलिटी जो होती है वो इंटरस्केलिनी ट्रायंगल में पॉसिबल हो सकती है। एंड एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड appreciate the point that जब डेवलपमेंट ऑफ स्केलिन मिनिमस हो रहा होता है तो उसके कुछ फाइबर्स इंफीरियर डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। उससे कुछ फाइबर्स जब इंफीरियर डायरेक्शन में जाएंगे तो वी नो दैट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंस है किसकी, सबक्लेवियन आर्टरी की। तो अगर कुछ फाइबर्स ज्यादा इन्वेड करेंगे या फिर ज्यादा नीचे जाएंगे तो देयर कैन बी कंप्रेशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओसियस में मैंने बता दिया था कि C7 रिब जो होता है वो एडिशनल प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर मुझे बताना हो कि रिब कहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो होगा यहाँ पर होगा। तो देयर कैन बी, इट कैन कॉज द कंप्रेशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी वेरी मच। ठीक है, तो ये है इंटरस्केलियन ट्रायंगल। अब हम सेकंड हम बात करेंगे कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस। क्लेविकल, फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम, इस पूरे का जो स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस। ठीक है, कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कैसे एब्नॉर्मैलिटी कोज हो सकती है। चलो ठीक है, हम ऐसे देखते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता ना आपको कुछ पता है, तो लेट अस गेस। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो सकता है कि या फिर यहाँ से फर्स्ट रिब जो है ऊपर चला जाए, या फिर क्लेविकल जो है नीचे आ जाए, है ना, या फिर ये दोनों एक टाइम पे कोज हो जाए, या फिर मसल जो है वो हाइपरट्रोफिक में चले जाए। अगर हाइपरट्रोफिक होगी तो इट कैन कोज द कंप्रेशन, है ना, यही तो हो सकता है। तो यही तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि कोज कर सकते हैं कंप्रेशन एट द थोरेसिक आउटलेट। तो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, व्हेन देयर इज डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल towards or against the first rib। ठीक है, डिप्रेशन ये तो हो रहा है और अगेंस्ट ही हो रहा है फर्स्ट रिब के। तो फर्स्ट हो गया डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल टुवर्ड्स और अगेंस्ट द फर्स्ट रिब। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि मसल की हाइपरट्रोफी हो सकती है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सबक्लेवियस मसल की, क्योंकि स्केलिनी मसल की मैं यहां पर बात करूंगा। स्केलिनी मसल जब फर्स्ट रिब का एलिवेशन हो जाता है, जब फर्स्ट रिब का एलिवेशन होगा टुवर्ड्स और अगेंस्ट द क्लेविकल। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल किस वजह से हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल किस वजह से हो सकता है, लेट अस टेक। ठीक है, तो जब मेरे राउंडिंग ऑफ शोल्डर है, ठीक है, अब मेरे राउंडिंग ऑफ शोल्डर है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ शोल्डर है तो इट प्रोमोट क्या, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन। ठीक है, मेरी स्कैपुला कहाँ जा रही है, एंटीरियरली जा रही है एंड इंफीरियरली जा रही है। एंटीरियर और इंफीरियर जा रही है तो इस टाइम पर क्या होगा, डिक्रीज होगा स्पेस।
अगर स्पेस डिक्रीज होगा तो देयर कैन बी कंप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर बंडल्स आल्सो। तो हम यही तो बोल रहे हैं, अगर राउंडनिंग ऑफ शोल्डर है या फिर स्लाउचिंग पोस्चर है तो उस टाइम पर देयर कैन बी डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल टुवर्ड्स और अगेंस्ट द फर्स्ट रिब। ठीक है, अभी हम सब क्लेविस को बाद में देंगे क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट रिब का एलिवेशन टुवर्ड्स और अगेंस्ट द क्लेविकल। एलिवेशन, तो पहले मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट रिब जो है वहां पर इंसर्शन हो रहा है स्केलिनी मसल का। स्केलिनी मसल का क्या हो रहा है? स्केलिनी मसल का क्या हो रहा था? स्केलिनी मसल का इंसर्शन हो रहा था। ठीक है, मतलब स्केलिनी समहाउ इज स्टेबलाइजिंग फर्स्ट रिब। ठीक है, एंड जब हम स्नीज करते हैं या फिर कफ करते हैं बहुत तेज, तो उस टाइम पर जो हमारा फर्स्ट रिब होता है वो एलिवेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जरूर बहुत अच्छे ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्नीज और कफ करते टाइम, अब अगर आपको ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है तो इस टाइम पे आप फर्स्ट जो अपनी फिंगर है वो क्लेविकल पे रख लो, एंड सेकंड जो है वो आप फर्स्ट रिब पैल्पेट नहीं कर सकते, बट आप थोड़ा सा भी नीचे रखोगे तो उस टाइम पे आप कफ करके देखो तो आपको पता चलेगा कि जो नीचे वाला पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता था कि जब स्नीज और कफ कर रहे हैं उस टाइम पर थोरेसिक कैविटी जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, इतना पता चल गया। अगर ये ऊपर जा रही है तो उस टाइम पे एक चीज, मेन चीज है कि स्केलिनी जो है मसल ऑलरेडी हाइपरट्रोफिक है। हाइपरट्रोफी कैसे होगी ये तो आपने बताया नहीं। अब देखो, thoracic outlet syndrome is very much associated with chronic scapular dyskinesis, and chronic scapular dyskinesis की मैं जब भी बात करता हूँ, I know that there is weakness of some structures, there are spasm of some structures। ठीक है, तो उस टाइम पे स्केलिनी जो होती है विद अपर ट्रैप एंड पेक्टोरलिस माइनर, वो कहाँ पे होती है? वो स्पाज्म में होती है एंड ओवर एक्टिविटी कर रही होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी वो ओवर एक्टिविटी करेगी तो स्केलिनी का फर्स्ट रिब को एलिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो पहले ही ओवरवर्क कर रही है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड हैंड पोस्चर और एनीथिंग और प्रोटेक्टेड शोल्डर, तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगी फर्स्ट रिब को। अगर वो फर्स्ट रिब को मेंटेन नहीं कर पा रही, दिस इज द सेकेंडरी थिंग। बट मेन चीज क्या है कि जब फर्स्ट रिब जो है एलिवेट हो रहा है, फर्स्ट रिब एलिवेट होगा तो उस टाइम पर there can be compression of neurovascular bundles. This is the primary mechanism. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बिकॉज स्केलिनी इज टू मच वीक एंड टू मच इन स्पाज्म। ठीक है, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाती है। अगर होल्ड नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि जैसे वो थोड़ा ऊपर जाएगा, पहले हाइपरट्रोफिक थी, जैसे ऊपर जाएगा ओवरवर्क कर जाएगी और देयर कैन बी कंप्रेशन ऑफ न्यूरोवास्कुलर बंडल्स और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बात कर ली फर्स्ट रिब की कि उसका एलिवेशन कैसे हो रहा है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाई फीमेल आर मोर प्रोन एज कंपेयर टू मेल टू गेट thoracic outlet syndrome. So when I talk about subclavius muscle tightness, so it is subclavius muscle tightness is generally present in middle or elderly women. Elderly women में ये बहुत एसोसिएट होता है, जनरली 20 to 50 ईयर की जो विमेंस होती है उनमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें इस टाइम पर क्या होता है कि टाइट नैरो स्टेप सपोर्टिंग हैवी ब्रेस्ट, उस टाइम पर क्या होता है कि एक बार लिख लूं मैं ताकि याद रहे, टाइट नैरो स्टेप्स सपोर्टिंग हैवी ब्रेस्ट, उस टाइम पर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ शोल्डर का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज होगी तो उस टाइम पर क्लेविकल का डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। क्लेविकल का डिप्रेशन अगर ज्यादा होगा तो इस टाइम पर सब क्लेवियस जो मसल है उसको होल्ड करके रखना क्लेविकल को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सब क्लेवियस जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही क्लेविकल को। अगर वो होल्ड नहीं कर पाएगी क्लेविकल को तो उस टाइम पर क्या होगा, उसको होल्ड करने के लिए वो कहाँ चली जाएगी, स्पाज्म में चली जाएगी और टाइट हो जाएगी। टाइट होगी या नहीं होगी होल्ड करने के लिए,
ठीक है, तो ओवर एक्टिविटी करने की वजह से बिकॉज क्लेविकल वांट टू बी गेट डिप्रेस्ड बट सब क्लेविस डोंट वांट टू गेट क्लेविकल डिप्रेस्ड, तो उस टाइम पर क्या होगा, क्लेविकल जो है जो व्हाट शुड आई से, जब तो डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल से बचने के लिए सब क्लेवियस जो होगी ज्यादा एक्टिविटी करेगी तो सब क्लेवियस टाइट होगी। ठीक है, अब सब क्लेवियस टाइट होगी तो ये जो है जो सब क्लेवियस है वो टाइट हो रही है तो इट कैन कंप्रेस द सब क्लेवियस वेन। ठीक है, एंड थर्ड मैं अभी बता देता हूँ कि थर्ड पाथवे कौन सा होता है। इट इज द पाथवे ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर ऐसे मैंने ऐसे क्यों किया, पेक्टोरलिस माइनर अभी मैंने बताया था कि क्रोनिक स्कैपुलर डिस्काइनेसिस हो जाता है। क्रोनिक स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होगा तो पेक्टोरल क्या होगी, टाइट होगी, प्रोटेक्टिव शोल्डर्स होंगे। और सेम यही वाला मैकेनिज्म दोबारा फॉलो होगा जब डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल होगा तो अगेन क्या होगा, देयर कैन बी द compression of subclavian artery and brachial plexus। ठीक है, तो पेक्टोरलिस माइनर में भी सेम चीज होगी। तो हम बात कर चुके हैं कि इंटरस्केलेटल ट्रायंगल में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या फिर कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस में दिक्कत हो सकती है, फिर पेक्टोरलिस माइनर स्पेस में भी हो सकती है। तो इस टाइम हमने क्या क्या देखा कि ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं या फिर नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है ना। हमने ये दो चीजें देखी है। तो अगर ब्लड वेसल में कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको हम बोलेंगे वस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अगर नर्व में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक thoracic outlet syndrome। and some scientists believe and some don't कि एक और thoracic outlet syndrome का पार्ट हो सकता है and this can be non-specific thoracic outlet syndrome। ठीक है, अब अगर नर्व कंप्रेशन है तो न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो गया। अगर नर्व कंप्रेशन है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, तो इसमें जनरली लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब स्केलेटन मिनिमस का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे वो इंफीरियर डायरेक्शन में जाती है। इंफीरियर डायरेक्शन में जाती है तो इट जो इंफीरियर डायरेक्शन में जाने के लिए लोअर ट्रंक जो होती है इज मोर ससेप्टेबल टू कंप्रेशन। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। तो इस टाइम पे लोअर ट्रंक में क्या था, C8T1। C8T1 किसकी रूट वैल्यू होती है, हाँ अल्नर नर्व। तो जब भी कोई स्नीज करेगा या कफ करेगा या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप एलिवेशन हुआ, पहले ही जो लोअर ट्रंक है वो कंप्रेस हो रही थी तो ऊपर से और फोर्स लगा। तो उस टाइम पर जब भी हम स्नीज करते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि इस पूरे एरिया में अल्नर साइड में रेडिएटरी पिंस एंड नीडल की सेंसेशन। सेकंड होगा पिंस एंड नीडल सेंसेशन। ठीक है, ऐसे लगेगा कि चींटियां चल रही हैं या फिर सुन्नापन आ रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, पिंस एंड नीडल सेंसेशन। ठीक है, अब एक और चीज जो है इसके साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है चलिए समनर हैंड। तो इसमें there is generally a weakening of abductor pollicis brevis and it can be further associated with the abductor pollicis longus and thumb muscle। पर क्या हो जाता है कि थंब मसल की वास्टिंग हो जाती है। ठीक है, हमने तीन एस्पेक्ट देखे कि जो अल्नर नर्व होती है इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, सेकंड पिंस एंड नीडल सेंसेशन आती है, जिलेट समनर डिफॉर्मिटी हो जाती है। ठीक है, एंड और क्या क्या एसोसिएट हो सकता है, कोई आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, थंब मसल की वास्टिंग हो रही है तो उस टाइम पे वीकनिंग ऑफ ग्रिप होगा नहीं होगा, बिकॉज थंब इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है, अगर थंब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो कोई भी ग्रिप होती है थंब का एक मेन यूज होता है, अगर वो थंब अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ ग्रिप, वीकनेस इन ग्रिपिंग। ठीक है, ये थे न्यूरोजेनिक
थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, अगर मैं वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की बात करूंगा तो एक बहुत फेमस डिसीज है जो कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है, रेनॉल्ड्स डिसीज। रेनॉल्ड्स डिसीज में क्या होता है कि जो स्मॉल आर्टरीज जो कि सप्लाई कर रही होती है हैंड को, ड्यू टू हैवी कोल्ड वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उस टाइम पर क्या होगा, बिल्कुल डिस्कलरेशन हो जाएगा हैंड का, बिल्कुल डिस्कलरेशन हो जाएगा और जो हैंड्स होंगे वो बिल्कुल कोल्ड होंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा हैंड का, डिस्कलरेशन हो जाएगा हैंड का, एंड कोल्ड रहेंगे बिल्कुल टेम्परेचर। कोल्ड क्यों रहेगा, बिकॉज ब्लड टेम्परेचर जो है, ब्लड क्या करता है, ब्लड होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करता है। होम्योस्टेसिस नहीं होगा तो वो क्या चला जाएगा, बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एक और चीज प्रोवाइड करेगा, वो होगा हाइपोक्सिक कंडीशन प्रिवेंट करता है। अब हाइपोक्सिक कंडीशन अगर आएगी तो फटीग जल्दी होगा, फटीग जल्दी होगा तो मैं थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी करूंगा तो पेन तो होगा साथ में जल्दी थकान भी हो जाएगी। ठीक है, तो फटीगनेस इज वन मोर फीचर ऑफ thoracic outlet syndrome। नॉन स्पेसिफिक thoracic outlet syndrome जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड नहीं होता, कोई डॉक्टर मानते हैं कि होते हैं एंड सम डॉक्टर्स डोंट, बट नॉन स्पेसिफिक thoracic outlet syndrome इज अ कंडीशन जहां पे क्रोनिक पेन होगा, क्रोनिक पेन होगा thoracic outlet वाले एरिया में। ठीक है, क्रोनिक पेन होगा thoracic outlet वाले एरिया में एंड इट गेट वर्सन जब भी हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया इस पर जो है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की डेफिनेशन, उसके पाथ ऑफ कंप्रेशन को, एरिया ऑफ कंप्रेशन कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, एंड आगे आने वाली वीडियो में हम उसके डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।